नमस्कार, सक्सेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी मेन चीज यहाँ पर क्या है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसके अंदर उसकी जो रासायनिक संगठन होता है उसमें यदि कोई ना कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण क्या कहा जाता है, उसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो परिवर्तन शब्द आया है, परिवर्तन यानी चेंज, और ये जो परिवर्तन है ये दो प्रकार का होता है। अभिक्रियाओं के अंदर दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो थोड़े से इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन जो होता है वो केवल अवस्था परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन और रासायनिक संगठन कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो होता है भौतिक परिवर्तन। और जिसके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। परिवर्तन का कारण हटाए जाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः उसी अवस्था यानी अपनी जो मूल अवस्था होती है, यानी मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो उसके बाद में पुनः उस चीज को, यानी जो परिवर्तन हुआ है उससे पुनः जो अपना मूल पदार्थ है उसको वापस नहीं बना सकते। और ऐसा परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। या हम कहें कि यदि परिवर्तन का कारण हटाए जाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः उसी अवस्था में नहीं आता। ठीक है, परिवर्तन का कारण हटाए जाने पर पुनः उसी अवस्था में नहीं आता है। अब इन दोनों के उदाहरण द्वारा इन दोनों के अंतर समझते हैं हम। जैसे इसके उदाहरण से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण से ही पूछे जाते हैं। परिभाषाएं जो होती हैं वो नहीं आती है ज्यादातर, और उदाहरण आते हैं। जैसे पानी लिया, जल, उसको गर्म किया तो क्या होना? उसका वाष्प बना। ठीक है, वाष्प को ठंडा किया, इसको कहते हैं, वाष्प को ठंडा करने पर क्या बनता है? जल बनता है।
पानी को भाप में बदलते हैं तो पानी को गर्म करना पड़ता है और वापस इस वाष्प से जल बनाने के लिए वापस वाष्प से जल बनता है, तो इसको कहते हैं संघनन। संघनन क्या कहते हैं इसको? संघनन। यानी वाष्प से जल बनता है, इसको क्या कहते हैं? संघनन। अब जल को और भी ज्यादा यदि ठंडा किया जाता है, इसको कहते हैं शीतलन। शीतलन। और भी अधिक ठंडा किया जाता है तो इसकी क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। बर्फ बन जाती है। अब बर्फ को गलाया जाता है, बर्फ को यदि गलाया जाता है तो इसको कहते हैं गलन। गलन या संगलन भी कह सकते हैं। तो वापस क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक चक्कर चलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हम दूध गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं, किसी भी प्रकार से जो अपन ऊपर ढक्कन लगाते हैं, उस ढक्कन के नीचे आपने छोटी छोटी बूंदों के रूप में देखा होगा। तो वो बूंदें क्यों हो जाती है? जैसे कि मान लो कि आपने किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म करा, इसके ऊपर आपने लगा रखी है प्लेट। इस बर्तन में जो पानी गर्म हो रहा है, नीचे से जो आग इसके नीचे जो जला रखी है, तो इसके कारण ये जल की जो बूंदें हैं वो वाष्प बनकर यहाँ पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में यहाँ पर इस प्लेट से चिपक जाएंगी। क्यों चिपक जाएंगी? क्योंकि जब ये वाष्प इससे टकराती है तो ये प्लेट की ठंडी सतह होती है। प्लेट की ठंडी सतह होने के कारण क्या हो जाता है? ये संघनन। क्या हो जाता है? संघनन। और संघनन की प्रक्रिया होने के कारण ये वाष्प वापस किसमें बदल जाता है? जल में बदल जाता है। अब इस जल को और अधिक ठंडा किया जाता है तो क्या कहते हैं इसको? और अधिक ठंडा किया जाता है तो बर्फ बन जाती है, और बर्फ को वापस गलाया जाता है तो पानी बन जाता है, और पानी से फिर वापस वाष्प बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से यानी वाष्प जो है उससे जल बनाया जा सकता है और जल से बर्फ भी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर जो बर्फ है ये रिवर्सिबल है। जैसे ठंडा किया तो ठंडा अगर बर्फ है, बर्फ को गर्म किया तो उससे वापस गलन होके वापस पानी बन गया, और जो जल है इसको गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाती है, और ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। यानी रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। इसी प्रकार से जैसे अन्य उदाहरण, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचते तो हमारे जो हाथों के द्वारा जो पेशी बल लगता है उसके कारण स्प्रिंग को खींच सकते हैं। वापस छोड़ा तो वापस उसी स्थान पे आ जाती है। रबड़ का खींचना या गुब्बारे का फूलना, ये सारी चीजें जो होती हैं, कागज का फाड़ना, यानी महत्वपूर्ण इसके अंदर क्या है कि पदार्थ के किसी रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। अभी आप कहोगे कि जैसे कागज को फाड़ दिया तो उसको वापस नहीं जोड़ सकते, और या फिर लकड़ी का टूटना तो उसको वापस नहीं जोड़ सकते। तो इसको किस में रखें? इसको भौतिक परिवर्तन में ही रखेंगे। यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर केवल अवस्था परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कागज का जलना रासायनिक संगठन है, लेकिन कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब जो रासायनिक परिवर्तन के अंदर उदाहरण आते हैं, जैसे दूध से दही बनना। दही बनना, अगर दूध से एक बार दही बन जाता है तो दही से वापस रिवर्स दूध नहीं बना सकते। इसी प्रकार से लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जैसे कार्बन है, लकड़ी में क्या होता है? कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जब जलाया जाता है तो क्या बनती है? CO2 गैस बनती है और राख बनती है। राख बनती है। तो ये जो राख जो होती है, इससे वापस कार्बन नहीं बनाया जा सकता। लकड़ी को जलाने के बाद में या कोयले को जलाने के बाद में वापस उसी प्रकार से कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में होने वाले जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे पाचन की क्रिया या भोजन का सड़ना या जितने भी जो जैसे भोजन का पकना, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। वापस जिस
उसका जो रासायनिक संगठन चेंज हो जाता है तो उसको वापस से उसके मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन होता है और ये भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जबकि इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हम सबसे पहले देखते हैं प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो 10th की बुक है एनसीईआरटी की देख लो, चाहे अपनी आरबीएससी की देख लो, उसके अंदर प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं। कौन से? सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाओं के और भी नाम आ सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं एग्जाम में ये नाम ही आए, यहाँ ये आ सकता है, संयुग्मन भी आ सकता है, संयुग्मन भी आ सकता है, या योगात्मक भी आ सकता है। लेकिन इंग्लिश में इसका वर्ड याद रखना, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा, हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए 2-3 नाम दे सकते हैं। कई बार 10th क्लास में तो बहुत बार ये नाम चेंज करके इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्रियाकारक और उत्पाद को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे एक उदाहरण लूं मैं, C+O2, ये हो जाएगा CO2। ये किसका उदाहरण है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्रियाकारक, क्रियाकारक का मतलब होता है कि क्रिया करने वाली, क्रियाकारक, क्रियाकारक यानी जो रिएक्टेंट होते हैं, जो क्रिया करने वाले होते हैं, जो इस निशान से पीछे की तरफ होते हैं, इस निशान से इस तरफ की, जो इस तरफ की ओर होते हैं, वो क्रियाकारक होते हैं। या इनका दूसरा नाम भी होता है अभिकारक। अभिकारक नाम से ही पता चल रहा है, क्रियाकारक क्रिया करने वाले और अभिकारक अभिक्रिया करने वाले। क्रियाकारक या इसको उत्पाद भी कह सकते हैं, उत्पाद, इसको कहते हैं उत्पाद। यानी बनने के बाद में जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। या इसको क्रियाफल भी बोलते हैं, क्रियाफल। तो ये जो नाम है, इनमें क्रियाफल का नाम आए मतलब उत्पाद, और क्रियाकारक का या क्रियाकारक या अभिकारक का नाम आए तो मतलब रिएक्टेंट यानी क्रिया करने वाले होते हैं। तो इस अभिक्रिया में यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं, इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि इस तरफ जो ये निशान है, इसके इस तरफ प्लस का निशान के एक प्लस का निशान लगाकर 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक होंगे, और तीर का निशान लगाने के बाद में जो उत्पाद बनता है तो वो केवल एक ही प्रोडक्ट होगा। कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे C+O2 CO2 बन गया, और Mg+O2 2MgO, इसी प्रकार से जैसे CaO+CO2 ये बन गया CaCO3 CaO H2O, तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से ये सारे उदाहरण हो गए।
जैसे Mg प्लस O2 2MgO, यहाँ पर 2MgO, या इसको एक उदाहरण इसका ऐसे भी हो सकता है Mg प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा MgCl2, MgCl2, ठीक है। इसी प्रकार से ये यानी इधर सारे प्लस के निशान के एक दो रिएक्टेंट हो गए, ये भी दो रिएक्टेंट है, ये भी दो है और ये भी दो है, लेकिन इधर बनने वाला जो उत्पाद होता है वो केवल सिंगल होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, CaCO3, इसको यदि गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2, तो ये दो बन गए, यानी इधर एक ही है कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाती है। ये हमें दो क्रियाफल प्राप्त होते हैं, यानी उत्पाद दो प्राप्त होते हैं। इसलिए संयोजन में क्या था? ये जो क्रियाकारक इधर दो थे, इधर क्रियाफल एक था, अब इसमें उल्टा हो गया, क्रियाकारक एक है और वियोजित होकर क्रियाफल दो बनाएगा। ये जो अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा अपघटन, दूसरी है विद्युत अपघटन और तीसरी है प्रकाश अपघटन। ऊष्मा अपघटन यानी थर्मल रिएक्शन या थर्मोलाइसिस, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रकाश अपघटन यानी लाइट रिएक्शन होती हैं। अब ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो ऊष्मा की उपस्थिति में ही ऊष्मा अपघटन, यानी ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा अपघटन का प्रकार है। CaCO3, इसको गर्म करते हैं CaO प्लस CO2, ये ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त होता है। तो ये वियोजन का कौन सा प्रकार है? ऊष्मा अपघटन। दूसरा है विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन यानी ऐसी अभिक्रियाएं जब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो उसका अपघटन कर देती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत अपघटन। जैसे जल का विद्युत अपघटन, H2O लिक्विड फॉर्म में है, अगर इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है? H2 प्लस O2, यानी दोनों गैस से बनती है H2 प्लस O2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रकार की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से लाइट रिएक्शन या लाइट डिसोसिएशन रिएक्शन, ये जो उदाहरण है इसका AgBr, HgBr, AgBr 2Ag प्लस Br2, HgBr 2Hg प्लस Br2, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन कहते हैं। AgBr 2Ag प्लस Br2 और HgBr 2Hg प्लस Br2, ये प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं हैं।
तो जो अपकटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है उसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि एक जो रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है। और ये 3 प्रकार की होती है। उष्ण अपकटन यानी जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं और वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में वो परिवर्तित हो जाती है तो उसको कहते हैं उष्मा अपकटन या थर्मोलाइसिस। दूसरी होती है विद्युत अपकटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे जल का विद्युत अपकटन किया जाता है तो H2+ O2 प्राप्त होती है। तीसरा है लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अपकटन। तो प्रकाश अपकटन AgBr, HgBr तो इनका अपकटन करते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में ही ये वियोजित होकर टूट जाते हैं, इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रकाश अपकटन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील को हटाकर उसकी जगह स्वयं ले लेता है यानी विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में यदि जिंक डालते हैं और यदि इसमें Fe डालते हैं तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट और ये बना लेगा फेरस सल्फेट। और यहां पर जो कॉपर है कॉपर को ये बाहर निकाल देगा, यहां भी कॉपर को बाहर निकाल देगा। यानी जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है कॉपर की बजाय, इसलिए ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको विस्थापित कर देगा, इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से जो H2SO4 है, H2SO4 और इसकी H2SO4 प्लस जिंक तो ये बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इस प्रकार से आता है कि जो H2SO4 है उसके अंदर जिंक डालने पर क्या होता है? जिंक डालने पर क्या होता है? तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक इसके अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा होता है? नीला रंग यानी कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं। इसका कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है उसमें यदि जिंक का टुकड़ा डाल दिया जाए तो विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है, विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों? तो इसका कारण ये है कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, उसमें यदि जिंक का टुकड़ा डाल दिया जाए कॉपर सल्फेट में यदि जिंक का टुकड़ा डाल दिया जाए तो ये जिंक क्या कर लेगा? इस सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा और इसका रंग क्या होगा? ये कॉपर को क्या कर देगा? अवक्षेपित कर देगा, अवक्षेपित कर देगा और इसका जो रंग प्राप्त होगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा? रंगहीन। तो रंग लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट को फेरस भी क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आपको ये समझना होगा कि जो क्रियाशीलता किसकी अधिक है किसकी कम है, ये जरूर पता होना चाहिए। अगर अभिक्रिया ऐसे आ जाए, जैसे मान लो 3 तो ये उदाहरण हो गए, एक उदाहरण ये हो गया ZnSO4 प्लस Cu, इस प्रकार से आ जाए तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? जैसे मान लो यहाँ आ जाए ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ आ जाए FeSO4 प्लस Cu, यहाँ आ जाए ZnSO4 प्लस H2 और यहाँ आ जाए CuSO4 प्लस Zn। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी? निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होगी? तो ये अभिक्रिया अपन ने देखी, ये अभिक्रिया संपन्न होती है क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से विस्थापित हो जाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। फेरस भी कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक जो है वो हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर देता है। लेकिन यहाँ पर ZnSO4
को कॉपर विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए ये विक्रिया नहीं होगी, बाकी तीनों विक्रियाएं संपन्न होगी। तो अब इसको जानने के लिए कि कौन सा ज्यादा मतलब कौन सा किसको हटा सकता है, इसके लिए एक सक्रियता का क्रम हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा सक्रिय है और कौन सा कम सक्रिय है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने वाली हूं। तो इसके लिए क्रियाशीलता का क्रम जो है उसके लिए एक आसान सी ट्रिक क्या है हमारी, यानी केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का कोई माली है, वो आलू पकाता है, लेकिन कैसा पकाता है? फीका पकाता है। केदार यानी कि नाथ सोडियम, का कैल्शियम, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, फीका Fe, पकाता है Pb, है H। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब इसके आगे एक और ट्रिक है, इसके आगे कोर्ट होगा आपका, कोर्ट होगा आपका, कोर्ट होगा आपका, यानी कॉट यानी Cu होगा यानी Hg आपका, Ag Au और P से प्लेटिनम। और सबसे नीचे आता है एक फ्लोरीन भी आता है, फ्लोरीन भी आता है, सबसे नीचे फ्लोरीन भी आता है। और इससे भी ऊपर अगर हम देखें तो लिथियम की भी सबसे ज्यादा सक्रियता होती है। तो ये ट्रिक है अपनी, लिथियम और फ्लोरीन को इसी तरह से याद रखें, बाकी ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉट होगा आपका, जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, यानी एजी क्या होता है? सिल्वर, ए क्या होता है? ओरम यानी सोना, पीटी प्लेटिनम और ये फ्लोरीन, Cu कॉपर है ही, और Hg ये होता है मरकरी, ये होता है सिल्वर, ये होता है ओरम, ये प्लेटिनम और ये फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी होगी? लिथियम और पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, फिर फेरस और पीबी यानी लेड, ये हाइड्रोजन और ये कॉपर। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो सक्रियता श्रेणी के अंदर ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं। इसी तरह से जैसे अपन ने जो रिएक्शन लिखी थी CuSO4 प्लस Zn, तो देखो Zn कहाँ है? सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, इसलिए अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी ZnSO4 प्लस Cu। दूसरी हमने अभिक्रिया लिखी थी CuSO4 प्लस Fe, तो क्या ये अभिक्रिया भी संपन्न हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर Fe है, ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और कॉपर नीचे है, इसलिए ये भी हो जाएगी FeSO4 प्लस Cu। तीसरी हमने लिखी थी H2SO4 प्लस क्या डाला था इसमें? जिंक, तो क्या बना था? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2, ये H और ये जिंक, तो जिंक इस H को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ये तीनों अभिक्रियाएं हुई थी। और एक अपन ने अभिक्रिया जो नहीं हो रही थी ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि Cu तो सक्रियता श्रेणी में नीचे है, ये कैसे इसको विस्थापित करेगा? यानी जैसे मान लो कोई एक ही स्टूल है या एक ही टेबल है, बैठने की एक ही चेयर है, उस पर ज्यादा मोटा तगड़ा आदमी बैठा है, तो उसको क्या हटा सकता है? दुबला पतला नहीं हटा सकता ना। तो उसी प्रकार से कॉपर जो है वो इस जिंक को
यानी कॉपर अपने से ऊपर वालों को नहीं हटा सकता, अपने से नीचे वालों को हटा सकता है। इसी प्रकार से ये सक्रियता का घटता क्रम है, ये सक्रियता का घटता क्रम है। अगर इसको इस प्रकार ले जाएं तो सक्रियता का क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम। तो ये सक्रियता श्रेणी का बढ़ता क्रम। अगर ये क्रम आपको याद है, और सिंपल से मैंने जो ट्रिक बताई उसके आराम से ये क्रम आपको याद हो सकता है। और इसमें अभिक्रियाएं आती हैं, इस प्रकार से अभिक्रियाएं 4 अभिक्रियाएं दे दी जाती हैं और उनमें से एक अभिक्रिया सत्य या असत्य के हिसाब से आपको पूछी जाती है। तो यदि ये सक्रियता श्रेणी आपको याद है तो आप रिएक्शन करवा सकते हैं। यानी और द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो इन्हीं के ऊपर आधारित होती है। चौथी रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। पहले जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था कि एक जो अधिक सक्रियता वाला है वो कम सक्रियता वाले को हटा के उसकी जगह स्वयं बैठ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो अपन एक उदाहरण लेते हैं AgNO3, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaCl से, AgNO3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, अमिट शाही सिल्वर नाइट्रेट, अमिट शाही जो नाखून पे लगाई जाती है मतदान के समय। तो क्या बनेगा, ये AgCl से क्रिया कर लेगा, AgCl बना लेगा, प्लस बचा क्या NaNO3, तो Na2NO3। सोडियम नाइट्रेट बचे, यहां पर ये Ag जो है 2 लगा देंगे यहां और ये बनेगा AgCl2, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से जैसे ये वाला समूह है, सोडियम वाला जो समूह है ये इससे संयुक्त हो गया और ये वाला जो समूह है वो इस क्लोरीन से संयुक्त हो गया। इस प्रकार से ये दोनों ने अपनी अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक और उदाहरण हम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, ये सोडियम सल्फेट प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो जो कॉपर है वो इस OH हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा और सोडियम है ये सल्फेट समूह से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेगा, सोडियम सल्फेट, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहां पर सोडियम नाइट्रेट और ये AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो ये 4 जो प्रकृति के आधार पर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे।
दूसरा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण है उसको उल्टा करके वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण याद कर अपन लिख सकते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, यानी अधिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पर द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, यानी दोनों ही समूह है वो अपने अपने मूलकों को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार से ये अभिक्रियाओं के जो 4 प्रकार हैं, आगे अभिक्रियाओं के और भी प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल जो प्रकृति के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो 4 ही हैं। इसलिए धन्यवाद। आगे की वीडियो जो हैं उनको देखने के लिए अगला वीडियो देखना, अगला वीडियो बनाएंगे हम।